तो लास्ट टाइम हमने 12th मीटिंग देखी थी। बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मीटिंग पेपर्स है, क्योंकि उसके अंदर 7 प्रकार की ऊर्जा एनर्जीज का वर्णन किया गया है। और उसमें सबसे हमें परेशान करने वाली जो ऊर्जा है, एनर्जी है, एनर्जी ऑफ सेंसिटिविटी। उसके बदले में जो एनर्जी ऑफ सेंसिटिविटी जो होनी चाहिए, उसके बदले में अभी हमारे अंदर जो है एनर्जी ऑफ सेंसिटिवनेस, उसके लिए काफ़ी तवरिया जी ने विस्तृत रूप से इसमें बताया है। और ख़ास एक इम्पोर्टेंट प्रयोग भी बताया था कि राइट नोस्ट्रियल को बंद करना है 12 से 3 दोपहर को और 4 से 7 शाम को, ताकि हम जो एनर्जी ऑफ सेंसिटिवनेस जो हमारे अंदर ज़्यादा बन रही है उसको थोड़ी कम कर पाए और आगे जाके उसको सेंसिटिविटी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर पाए। तो इसीलिए ये जानना, क्योंकि हमें पता नहीं चलता, कई लोगों को बहुत गुस्सा आता है, कई लोगों को और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, पर पता नहीं चलता कि इसका कारण क्या है। हाँ, कोई कहते हैं कि भाई एनर्जी ज़्यादा है, कम है, पर कौन सी एनर्जी क्या। तो यहाँ तावरिया जी ने एक स्पेसिफिकली बताया है कि भाई एनर्जी ऑफ सेंसिटिविटी नाम की एनर्जी जब हमारे अंदर जनरेट होती है और वो कंट्रोल हो नहीं पाती है, तब वो नेगेटिविटी में चली जाती है। तो ये एक ख़ास बहुत जानने लायक चीज़ है जो नॉर्मली हमें जानने नहीं मिलती है। तो एनर्जी ऑफ सेंसिटिविटी के ऊपर ही हमें काम करना है, क्योंकि वो जो हमारे अंदर जो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस है उसका बेसिक कारण ही यही है कि ये एनर्जी ऑफ सेंसिटिवनेस ज़्यादा बन रही है और उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके बारे में लास्ट टाइम हमने देखा था, पर ये पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए थे, थोड़ा बाकी है। तो पहले 12th मीटिंग हम देख लेते हैं, बाद में 13th मीटिंग को देखेंगे। तो लास्ट टाइम हमने इस मीटिंग के अंदर जो 2 योग सूत्र के सूत्र हैं वो देखे थे। एक ऑब्स्टिकल के बारे में, अंतराय के बारे में, और दूसरा जो है वो उसके साथ में जो एकम्प्लिशमेंट, जो अलग डिस्ट्रक्शंस है, जिसको महर्षि पतंजलि सहभुआ कहते हैं, विक्षेप कहते हैं। तो विक्षेप जो है, विक्षेप और अंतराय, 9 प्रकार के अंतराय है, और उसके साथ में जब वो 9 प्रकार के अंतराय कंट्रोल नहीं होते हैं तो उसके साथ में फिर 4 प्रकार के और विक्षेप भी आ जाते हैं। और ये सब जब होता है तो फिर साधना हो नहीं पाती है, साधना भी नहीं हो पाती है और नॉर्मल लाइफ भी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो नॉर्मल लाइफ के लिए भी कम से कम ये जो ऑब्स्टिकल्स है उसको निकालना ज़रूरी है। उसके आगे जो एक सूत्र है वो यहाँ फिर उन्होंने लिया है, वहाँ से हम बाकी है। तो पेज नंबर 38 के ऊपर जो है, फर्दर इन द नेक्स्ट सूत्र ही सेज दिस डिस्ट्रक्शन विच आर एंटागोनिस्टिक टू कंसंट्रेशन आर टू बी इनहिबिटेड बाय प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। तो यहाँ एक आगे एक सूत्र आता है कि जिसके अंदर कहते हैं कि भाई ये जो कंसंट्रेशन है या धारणा ध्यान वगैरह हम करना चाहते हैं, उसके जो विरोधी है ये डिस्ट्रक्शन से इसीलिए हम ये कंसंट्रेशन, धारणा ध्यान वगैरह नहीं कर पाते हैं। ये कंसंट्रेशन का विरोधी है और उसको इनहिबिट करना चाहिए, इसका निरोध करना चाहिए, उसको अटकाना चाहिए। और कैसे अटकाएंगे? बाय प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट, मतलब अभ्यास और वैराग्य से निरंतर अभ्यास करते जाना है। जो कोई हमारा साधन है उसका अभ्यास निरंतर करना है, और डिटैचमेंट मतलब अंदर एक वैराग्य का भाव भी साथ साथ में उदय होता जाए। तो ये दोनों चीज़ें मिलके हम इससे डिस्ट्रक्शन से पर हो सकते हैं। फिर आगे कहते हैं, एंड स्टेट्स फर्दर टू प्रिवेंट दिस डिस्ट्रक्शंस लेट द माइंड प्रैक्टिस मेडिटेशन और कंसंट्रेशन ऑन वन प्रिंसिपल।
तो ये महर्षि पतंजलि का एक जो सूत्र है फर्स्ट बुक के अंदर 32nd जो सूत्र है, तो संस्कृत में महर्षि ने क्या कहा है, तत् प्रतिषेधार्थ एकत्व अभ्यास। तो एक तत्व का अभ्यास, किसी भी एक तत्व का अभ्यास करने के लिए महर्षि पतंजलि ने कहा है। और यहाँ इसी को तावरिया जी ने वन प्रिंसिपल कहा है। हालांकि यहाँ जो इन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेट किया है, बाद में जब योग सूत्र लिखा तब उन्होंने थोड़ा ट्रांसलेशन उसको बदल दिया है। तो योग सूत्र के अंदर इसी सूत्र का ट्रांसलेशन इस तरह उन्होंने किया है, टू ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स एंड देयर अकम्प्लिशमेंट द इंटेंस एप्लीकेशन ऑफ द विल टू सम वन ट्रूथ और प्रिंसिपल इज रिक्वायर्ड। तो ये जो एकम्प्लिशमेंट है, मतलब विक्षेप जो है, उसको दूर करने के लिए एक अंदर एक विल, एक संकल्प उत्पन्न होना चाहिए, और वो संकल्प के द्वारा हमें एक वन पॉइंटेडनेस के ऊपर, मतलब कि एक वन ट्रूथ या वन प्रिंसिपल यहाँ कहते हैं, इसके ऊपर, एक सिद्धांत के ऊपर एक साधना करनी चाहिए। तो ये इस तरह उन्होंने कहते हैं। तो ये अलग अलग इसका एक तत्व अभ्यास अलग अलग हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति कौन सी परंपरा से आती है, किस तरह साधना करती है, उसके मुताबिक ये वन प्रिंसिपल या एक तत्व का अभ्यास हो सकता है। पर तावरिया जी ने एक वन तत्व अभ्यास के लिए एक चीज़ खास जिक्र की है, और वो है ब्लैक फ्लेम। तो ब्लैक फ्लेम जो है वो एक तत्व का अभ्यास ही है, और उसे धारणा, ध्यान वगैरह आगे बनता जाता है। तो ब्लैक फ्लेम क्या है वो तो आप सब जानते हैं कि ये हमारा आज्ञा चक्र के अंदर जो ब्लैक फ्लेम को विजुलाइज करना है, और फिर धीरे धीरे करके उसको एस्टैब्लिश कर देना है। तो हमेशा एक ब्लैक फ्लेम की अनुभूति साधक को रहती है। इसको हम वन प्रिंसिपल कह सकते हैं। Here we have to remember that brain is an organ, a mass of grey matter, but mind, the individual mind, is the flowing divine and universal mind that flows through each individual, just as atmosphere when taken in by an individual is an individual's breath. तो और बीच में कहते हैं कि हैव यू रेड योर प्रीवियस नोट्स। तो आगे की नोट्स के अंदर उन्होंने ये चीज़ बताई है। कहते हैं कि जो ब्रेन है वो तो एक ठोस चीज़ है, एक ऑर्गन है, एक अंग है, पर मन जो है वो ऐसी कोई ठोस चीज़ नहीं है, वो एक फ्लोइंग चीज़ है, मतलब कि एक बहती हुई चीज़ है। तो जो डिवाइन और या डिवाइन और यूनिवर्सल जो माइंड है, यूडीएम जिसको हम कहते हैं, वो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड जो है वो प्रकृति में इसका फ़्लो हमेशा बनता रहता है, और वही फ़्लो जब हमारे अंदर आता है, इंडिविजुअल व्यक्ति के अंदर आता है, तब वो इंडिविजुअल फ़्लो बन जाता है, और वो इंडिविजुअल माइंड बन जाता है, व्यक्ति का व्यक्तिगत माइंड बन जाता है। तो एक है यूनिवर्सल माइंड और एक है इंडिविजुअल माइंड। हमारा जो माइंड है वो इंडिविजुअल माइंड है, जो कि यूनिवर्सल माइंड से ही आता है। और इसके कंपैरिजन में एटमॉस्फेयर को भी हम कंपैरिजन में समझ सकते हैं कि जैसे कि श्वास है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर भी हवा है, और जब वो हवा हमारे अंदर आ जाती है तो हम कहते हैं कि यह हमारा व्यक्तिगत श्वास है। इसी तरह माइंड का है। सो बोथ माइंड एंड अ फ्लोइंग रिवर आर सेम। अब जैसे हम नदी के पास जाते और देखते हैं तो नदी हमेशा बहती रहती है, उसके अंदर पानी एक पानी का जो जत्था है, एक के बाद एक पानी आता रहता है। हालांकि हमें नदी स्थिर लगती है, हमें ये डिफरेंस समझ में नहीं आता कि ये जो पानी है वो एक नहीं है, पानी आगे बढ़ता जाता है। पर क्योंकि उसकी कंटिन्यूटी इस तरह की है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि ये एक ही नदी का पानी बह रहा है। तो मन का भी ऐसा है। मन जो है वो
हमेशा अंदर जो फ्लो आ रहा है उससे मन बनता है। तो मन कोई ऐसी ठोस चीज़ नहीं है। हालांकि कई परंपराओं के अंदर, हमारे शास्त्रों के अंदर मन को मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो उसके एक प्रकार के करण, जिसको कहते हैं करण माने साधन, तो करण के रूप में उसको बताया है। पर यहाँ तावरिया जी की जो सिस्टम है उसके अंदर बहुत क्लियर कट है कि माइंड क्या है। वो यूनिवर्सल माइंड से हमारा माइंड बनता है और हमेशा निरंतर वो उसका फ्लो कंटिन्यू बनता रहता है। So both mind and a flowing river are same. We say river Ganges or Ganga, but it is never the same the next moment, for enormous quantities of water have flowed down and away, and enormous quantities of water have taken their place, and the river looks or appears the same. अब वही बात है कि जो नदी का, जैसे कि गंगा नदी के पास आप जाते हैं और देखते हैं तो गंगा नदी बह रही है, तो ऐसा लगता है कि ये कंटिन्यू एक ही नदी का पानी, मतलब जैसे कि पानी एक ही है, पर पानी एक नहीं होता है। जो पानी जो होता है उसका फ्लो हमेशा रहता है। तो इसकी वजह से जो पानी को हमने देखा, छुआ, वो पानी तो इमीडिएटली आगे बढ़ जाता है और उसके बदले में पीछे से दूसरा पानी आके उसकी जगह ले लेता है। No river in the world is the same for two moments. तो कभी भी दुनिया की कोई भी नदी है उसके अंदर कभी भी वो सेम तो हो ही नहीं सकती। हर मोमेंट के अंदर वो सेम नहीं रह सकती, क्योंकि उसके अंदर पानी बहता रहता है। Hence the saying, no one can cross the same river twice. इसीलिए ऐसी कहावत कही गई है कि भाई एक ही नदी को आप दो बार क्रॉस नहीं कर सकते। मतलब जब आप दूसरी बार क्रॉस करने जाते हैं तब तो वो नदी ही का पानी बदल चुका है। जो पहले पानी था वो तो आगे चला गया। अब आप जब दूसरी बार क्रॉस करते हैं तो दूसरा पानी है। इसीलिए एक कहावत भी आ गई है। इस तरह आज मुझे एक ताओइस्ट का एक प्रोवर्ब भी पढ़ने को मिला। उसके अंदर भी इस तरह कहते हैं कि नो वन कैन सी देयर रिफ्लेक्शन इन रनिंग वाटर, इट इज़ ओनली इन स्टिल वाटर दैट वी कैन सी। तो अगर पानी बहता है उसके अंदर हम हमारा रिफ्लेक्शन को, हमारी प्रतिमा को देख नहीं सकते। अगर पानी स्थिर है तो ही हमारी प्रतिमा को हम देख सकते हैं। तो ये माइंड के बारे में भी ऐसा है कि जब माइंड जब अस्थिर होता है तब उसके अंदर हमारे जो आत्मा का जो प्रतिबिंब पड़ना चाहिए वो पड़ता नहीं है। पहले मन को स्थिर करना पड़ता है, तब जाके उसके अंदर आत्मा का प्रतिबिंब हम देख सकते हैं। हालांकि जो ऐसे जो शब्द हम यूज़ करते हैं कि माइंड को ब्लैंक कर दो, माइंड को पकड़ के रखो, ये जो है वो शब्द गलत है, ऐसा तावरिया जी यहाँ आगे कहते हैं। So is the human mind. It is an ever-flowing river, but we think that like brain, mind is something attached to us. तो ये माइंड भी जो है वो रिवर जैसा है, पर कभी हमें ऐसा लगता है कि जैसे ब्रेन हमारे अंदर कैसे चिपका हुआ है, इस तरह मन भी हमारे अंदर इस तरह कुछ चिपकी हुई चीज़ है। So it will now be clear that mind is an ever-flowing river. Yet the human mind is a unit, and so we cannot use such wrong and misunderstood terms as making the mind blank or hold the mind, concentrate your mind. If, dear friends, you could hold a flowing river, then of course you can hold your flowing mind. तो इसलिए कहते हैं कि भाई जो जनरली हमारे यहाँ अलग अलग टर्म्स का यूज़ होता है कि भाई मन को शून्य कर दो, मन को पकड़ के रखो, मन के ऊपर एकाग्र हो जाओ। तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मन जो है वो बहती नदी जैसा है, और अगर आप बहती नदी को पकड़ सकते हैं तो ही आप मन को पकड़ सकते हैं। इसीलिए इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर मन क्या है वो हम समझते हैं तो फिर हम इस तरह का शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मन एक बहती हुई चीज़ है नदी की तरह। नाउ व्हाट इज सेंसिटिवनेस?
It is an emotion and energy, but at the base of all emotions, if this basic emotion sensitiveness, which creates all kind of other emotions, all other colorful and less colorful emotions, it is the source of all. अब ये सेंसिटिवनेस क्या है, जो मूल जो सब्जेक्ट था यहाँ उसके ऊपर फिर से आते हैं कि भाई सेंसिटिवनेस क्या है। तो कहते हैं कि वो एक प्रकार की ऊर्जा है या एक प्रकार का भाव है, इमोशंस है, और ये सब भावों का बेस है, मतलब मूलभूत ये संवेदनशीलता है। मूलभूत भाव ये है कि जिसके द्वारा दूसरे सभी प्रकार के भाव हमारे अंदर जनरेट होते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है समझने की कि अगर सेंसिटिवनेस की जो एनर्जी है, जो भाव है, उसको हम ठीक नहीं करते हैं तो दूसरे उसके द्वारा जो उत्पन्न होने वाले भाव है वो सब विकृति होंगे या फिर उसके अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ी होगी। इसीलिए हमें ये जो है सेंसिटिवनेस का जो भाव है या बेसिक एनर्जी है उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और उससे जो दूसरे जो इमोशंस बनते हैं वो चाहे कलरफुल हो या कम कलरफुल हो, पर सबका ओरिजिन जो है ये सेंसिटिवनेस की ऊर्जा है। तो इसीलिए इसके ऊपर काम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसको एनर्जी ऑफ सेंसिटिविटी के अंदर ट्रांसफॉर्म करना ज़रूरी है। It is a mighty force that can make or mar, that is make or break a human being. Generally it only breaks us. अब ये इतना माइटी फोर्स है, मतलब एकदम एक विशाल प्रकार की उसकी एक ऊर्जा है कि जो बनाती भी है और बिगाड़ती भी है, या फिर जिसको कहे कि जो सर्जन भी करती है और जो विसर्जन या तोड़ने का भी काम करती है। इस तरह की ये ऊर्जा है। और ज़्यादातर तो व्यक्ति के अंदर ये जो है वो तो तोड़ने का ही काम करती है, ब्रेक्सस, तो हमारे अंदर वो तोड़ने का काम करती है, क्योंकि ये ऊर्जा ने अभी हमने कंट्रोल नहीं की है, इसीलिए ये ऊर्जा हमारे अंदर गड़बड़ी करती रहती है। सेल्डम इट मेक्स अस, द फॉल्ट इज़ नॉट इन द एनर्जी इन दिस इमोशन। तो उसका सर्जन तो कभी कभार ही होता है, ज़्यादातर तो उसके अंदर तोड़फोड़ ही ज़्यादा होती है उस ऊर्जा से। पर कहते हैं कि ये उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, उसका कोई फॉल्ट नहीं है। एनर्जी जो है उसमें उसका सवाल ही नहीं है कि एनर्जी अपने आप में ख़राब नहीं है, एनर्जी का प्रॉब्लम नहीं है। पर अ वॉल्यूमिनियस फास्ट फ्लोइंग रिवर इज़ डेंजरस, बट इफ़ harnessed can give megawatts of electrical power, most useful to us. तो जिस तरह एक प्रचंड नदी है, उसको अगर हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, उसके ऊपर बांधते हैं, डैम बनाते हैं, तो क्या होता है कि उसके अंदर से हम बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी जो इलेक्ट्रिकल पावर जो है, बिजली हम बना सकते हैं और उसका हम यूज़ भी कर सकते हैं। और इसी तरह हमारा माइंड का भी है। द फॉल्ट इज़ नॉट इन द रिवर, इट इज़ व्हाट इट शुड बी। इफ़ इट इज़ नॉट वॉल्यूमिनस एंड रैपिड, द ग्रेट पावर पोटेंशियल इज़ नॉट देयर। सो टू बी सेंसिटिव एंड टू हैव दिस एनर्जी ऑफ सेंसिटिवनेस इन ओवर एबंडेंस इज़ इन इटसेल्फ नॉट रॉन्ग। इन फैक्ट it should prove a great blessing, for it has great potential, but it is we who have failed to harness this great force. अब ये जो है, जैसे कि नदी की बात तो उन्होंने कही है कि नदी के अंदर जो फोर्स होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं तो बिजली पैदा कर सकते हैं। इसी तरह हमारे अंदर ये जो ऊर्जा जो है, सेंसिटिवनेस की ऊर्जा है, वो ख़राब नहीं है। उसको खाली ये ऊर्जा को अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं, इस ऊर्जा को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो ये ग्रेट फोर्स जो है वो हमें इवोल्यूशन के अंदर या हमारे अंदर जो उच्च साधना के प्रति हमें ले जा सकता है।
और हम जब देखते हैं शास्त्रों के अंदर या हमारे प्राचीन जो चरित्र जो संतों वगैरह हो गए इनके अंदर भी, तो जो लोग खास करके बड़े बड़े संत हुए, ऋषि मुनि हुए, उसके अंदर इस प्रकार की सेंसिटिवनेस की ऊर्जा पहले देखी गई थी और बाद में जब उन्होंने ये कंट्रोल किया तब जाके वो फिर ऋषि मुनि महापुरुष बन गए। जैसे कि वाल्मीकि ऋषि का एग्जाम्पल हमारे शास्त्रों में मिलता है कि वो तो पूर्वाश्रम में वालिया लुतारा था, उसका नाम वालिया था, तो वालियो लुतारो लुतेरा था और वो सबको लूटता रहता था। पर जब नारद मुनि उनको मिले और नारद मुनि ने फिर उसको समझाया कि ये तो गलत कर रहा है, पाप कर रहा है वगैरह वगैरह, तो उसकी समझ में आया और फिर उसने ये सब छोड़ दिया। कहने का मतलब क्या था कि उसके अंदर तो वो पोटेंशियल एनर्जी इतनी पड़ी हुई थी, उसको खाली ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत थी, उसको मार्ग देने की ज़रूरत थी। तो नारद मुनि ने उसको इस तरह का मार्ग दिया और वो फिर ऋषि बन गया। इस तरह भगवान बुद्ध के जीवन में भी जो अंगुलीमाल नाम का एक इस तरह का एक दुष्ट पात्र था, लुतेरा था, वो आता था, वो उनको एक बार वो जाते थे तब मिले थे और फिर भगवान बुद्ध की निर्भयता देखकर वो काफ़ी इम्प्रेस हुआ और उसने फिर भगवान बुद्ध का शरण लिया और वो भी बड़ा संत हो गया। तो ये जो एनर्जी है वो एनर्जी तो गलत नहीं है, उसके ऊपर क्या काम करना है, किस तरह इसको कंट्रोल करना है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसीलिए दूसरी तरह तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, पर कम से कम तावरिया जी ने ये जो कॉटन का प्रयोग दिया है, वो कॉटन का राइट नोस्ट्रियल को ब्लॉक करने का, वो प्रयोग से हम इसको ये ऊर्जा को हम धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जस्ट इज व्हेन सच ए रिवर इज हार्नेस्ड वी गेट मेगावाट of electrical power. So when the energy which each individual produces or generates within the body in sufficient quantities be harnessed and transformed into the refined energy of sensitivity, great power will be possible also. तो ये जो है वो जो ऊर्जा है अभी सेंसिटिवनेस की जो है उसको हम ये ऊर्जा को सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर हम उसको बनाते हैं और फिर उसको ट्रांसफॉर्म करके उसको एनर्जी ऑफ सेंसिटिविटी में बना लेते हैं, तो वो ग्रेट पावर हमारे अंदर एक बन जाता है और इससे हमें आगे की साधना के लिए बहुत सारी जो ऊर्जा की ज़रूरत है, क्योंकि साधना के अंदर हर स्टेप के अंदर कुछ ऊर्जा की ज़रूरत रहती है। जैसे कि आप प्रत्याहार में हैं, प्रत्याहार के बाद धारणा में जाते हैं, ध्यान में जाते हैं, तो बहुत सारी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है और ये ऊर्जा अगर आप जनरेट नहीं कर सकते हैं या फिर ऊर्जा अगर आपकी जो जनरेट होती है वो गलत रास्ते पे जाती है तो हम प्रगति नहीं कर सकते। इसीलिए ये ऊर्जा का जनरेट होना और इसका राइट यूज़ होना साधना में बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ 12th मीटिंग ख़त्म होती है। अब 13th मीटिंग के ऊपर जाते हैं, देखते हैं कितना पढ़ सकते हैं। तो 13th मीटिंग 8 जुलाई 1982, 8 जुलाई 1982 के अंदर ये मीटिंग तावरिया जी ने ली थी। उसमें क्या कहते हैं देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, इन आवर लास्ट मीटिंग we have talked about the 7 vital energies, of which the first 3 are produced automatically within the body, but not in the quality or grade and even quantity as is necessary for the human system. तो 7 प्रकार की ऊर्जा लास्ट मीटिंग में उन्होंने बताई थी। उसके अंदर की जो पहली 3 ऊर्जा है जो है वो हमारे अंदर प्रोड्यूस होती रहती है। 3 ऊर्जा क्या है कि एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ अवेयरनेस एंड एनर्जी ऑफ लाइफ। ये 3 प्रकार की ऊर्जा भगवान की कृपा से हमारा बॉडी
ब्रेन सिस्टम के अंदर जनरेट होती है, पर वो सफिशिएंट मात्रा में बनती नहीं है और उसकी जो क्वालिटी या उसका जो ग्रेड है वो भी जो जिस प्रकार का होना चाहिए, जितना ऊंचा होना चाहिए वो होता नहीं है। द रिमेनिंग 4 आर नॉट जनरेटेड एट ऑल। और बाकी की जो 4 नीचे की जो ऊर्जा उन्होंने बताई है वो तो जनरेट होती ही नहीं है, उसके लिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कॉन्शियसली टू जनरेट दिस 4 एंड कॉन्शियसली टू रिफाइन द अदर 3 आर द हायर एस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिक योगा। तो साइंटिफिक योगा से क्या होगा कि ये जो नीचे की 4 जो ऊर्जा बनती ही नहीं है वो धीरे धीरे करके बननी चालू हो जाएगी, और जो ऊपर की 3 ऊर्जाएं है जो अभी बन रही है पर सफिशिएंट मात्रा में नहीं बन रही है, वो सफिशिएंट मात्रा में बनेगी और रिफाइन भी हो जाएगी। तो ये जब हम साइंटिफिक योगा का अभ्यास करते हैं, जिसको जो तावरिया जी ने बताया है इस प्रकार का, तब ये 7वें ऊर्जा किसी न किसी तरह एक्टिवेट हो जाती है। So we have noted that everyone generates in over abundance this energy of sensitiveness। तो ये लास्ट टाइम हमने ये देखा कि भाई ये जो सेंसिटिवनेस की ऊर्जा है, संवेदनशीलता की ऊर्जा है, वो ज़्यादा मात्रा में, भरपूर मात्रा के अंदर व्यक्ति के अंदर बनती रहती है। दिस एनर्जी इन ओवर एबंडेंस इज रादर डेंजरस, लाइक स्विफ्ट माइटी रिवर दैट मे कैरी अवे ऑल बिफोर it in its flood waters, but if such a river is harnessed, much benefit will flow। तो ये जैसे लास्ट टाइम भी उन्होंने रिवर की तरह इसका उपमा दे के समझाया था, यही बात यहाँ भी करते हैं कि अगर नदी के अंदर एक जब बाढ़ आती है, जब एक फ्लो बढ़ जाता है, उसका फ्लड आ जाता है उसके अंदर, तब क्या होता है कि सारी चीज़ों को खींच के नदी ले जाती है, सब कुछ बह जाता है। इसी तरह ये जो हमारा जो मन के अंदर जब ये ऊर्जा बनती है भरपूर मात्रा के अंदर, पर वो कंट्रोल नहीं है, तो वो भी ये नदी की तरह सारी चीज़ें हमारे अंदर गलत रूप में बनाने लगती है या फिर हमें नुकसान करती है। इन द सेम मैनर, इफ दिस ग्रेट फ्लो इज ट्रांसफॉर्म, it will change the personality, not obvious on the outside, but vital changes will take place within। तो जब ये इसी तरह जैसे नदी को हम कंट्रोल कर लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं इसका पानी का, इसी तरह अगर ये हमारा जो माइंड है या ये जो ऊर्जा है सेंसिटिवनेस की ऊर्जा को हम राइट यूज़ करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो हमारी पर्सनालिटी के अंदर चेंज आ जाता है। तो पर्सनालिटी का मतलब ये बाह्य कोई आउटलुक या बाह्य चीज़ का नहीं है, पर जो हमारी ओवरऑल जो पर्सनालिटी है, मतलब अंदर और बाहर दोनों के अंदर परिवर्तन आ जाता है और वाइटल चेंज आ जाता है। एक बहुत अच्छी तरह का, बहुत मुख्य रूप में परिवर्तन आ जाता है। दिस एनर्जी इज जनरेटेड एट द complex and twin center, the Kundali and Manipur। refer diagrams 3A और 3B और 3C। अब ये जनरेट कहाँ होती है? ये जो ऊर्जा है एनर्जी ऑफ सेंसिटिवनेस, तो कहीं तो बनती तो होगी, उसका कोई जगह तो होगा, कोई प्लेस तो होगा। तो कहते हैं कि वो हमारा जो ये नाभि के पास में एस्ट्रल बॉडी के अंदर 2 चक्र हैं, जिसको कुंडली और मणिपुर, इस तरह 2 नाम के 2 छोटे, तो ये एक पैर के रूप में ये 2 चक्र हैं और ये डायग्राम के अंदर, इसके डायग्राम के पिक्चर्स में ये बताया गया है कि कहाँ इसका लोकेशन है। दिस 2 सेंटर्स आर सेपरेट yet so near as to appear as one। अब वैसे दोनों अलग अलग है पर इतने नज़दीक है कि जैसे कि एक हो, इस तरह का आभास होता है। दिस 2 jointly have been the most important centers in the life of humanity since primitive days। तो आदिकाल से इसकी हमारे अंदर
उसकी कामगिरी पहले से ही बनी रहती है, क्योंकि ये सेंटर ऐसा है कि वो इंस्टिंक्ट के प्रति ये सेंटर्स की जागृति होती है। हमारे अंदर जो इंस्टिंक्ट होती है, इसके ये सेंटर ये इंस्टिंक्ट का काम करते हैं। और प्रिमिटिव डेज के अंदर तो व्यक्ति के अंदर काफ़ी इंस्टिंक्ट की ज़रूरत रहती थी, क्योंकि वो खुले में रहता था, उसके पास वो सिविलाइज नहीं था, तो उसके पास उस समय घर नहीं थे, कुछ अपना प्रोटेक्शन के लिए नहीं था। तो इसलिए ये जो सेंटर्स है वो उस ज़माने से, उस समय से अपने हमारे अंदर काम करते हैं। इन इंग्लिश दिस सेंटर इज टर्म सोलर प्लेक्सस। इसको अंग्रेजी में सोलर प्लेक्सस या सूर्य चक्र भी कहते हैं। दिस इज द सेंटर ऑफ इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट इज एन एनिमल ट्रेट। एन एनिमल lives in the jungle, and safety and life depends on instinct. For without any reason or need, an animal will stop and not proceed further, or will suddenly get up and run away. तो जो प्राणी होते हैं, वो प्राणी प्योरली इंस्टिंक्ट के ऊपर ही जीते हैं। इंस्टिंक्ट मतलब कि एक अंदर एक प्रकार की उसके अंदर एक संवेदना होती है, या एक प्रकार की उसके अंदर एक या फीलिंग भी कह सकते, कुछ भी कह सकते कि जैसे कि उसको एक जब भय होता है तो एक उसको आभास हो जाता है, तो वो एकदम तुरंत दौड़ने लगता है या भागने का काम करता है। तो इंस्टिंक्ट से प्राणी जगत पूरा जीता है। और हम देखते हैं ये सब एनिमल प्लैनेट्स वगैरह के अंदर, तो ये सब प्राणियों के अंदर ये इस तरह की इंस्टिंक्ट काम करती है। और ये कंबाइन एक दूसरे का सहारा लेके भी ये लोग काम करते हैं। जैसे कि नॉर्मली एक ये तीनों की पेयर होती है, बंदर, मोर और हिरन। तो सामान्य रूप से जब बाघ हिरन का शिकार करने आता है, तो एक खास करके बंदर, वो क्योंकि ऊपर होता है तो उसकी नज़र चारों ओर रहती है, तो वो जब बाघ को देख लेता है दूर से, तो एक वार्निंग कॉल दे देता है कि भाई यहाँ खतरा है अभी। तो बाकी के जो प्राणी होते हैं वो तुरंत भाग जाते हैं। तो इन शॉर्ट ये एक इंस्टिंक्टिव पूरी की पूरी प्रक्रिया है, और प्राचीन काल में हमारे अंदर भी इसी तरह की इसकी कामगिरी बनती थी। Primitive man needed this same instinct to be on his guard. तो प्राचीन आदि मानव था, उसको भी उसके रक्षण के लिए इस प्रकार की इंस्टिंक्ट की जरूरत पड़ती थी। This center is the most rather used developed center in the animal and also in the primitive human being. तो ये एक विकसित चक्र, खास करके मणिपुर चक्र जो है वो एकदम विकसित चक्र प्राणियों के अंदर और प्राचीन काल का जो आदमी था उसके अंदर भी ये चक्र काफ़ी विकसित था। As man became more civilized, he needed less and less protection from his instincts, and slowly the center became less and less important to a human being. अब क्या हुआ कि पहले तो आदमी जो था वो जंगल में रहता था, खुले में रहता था, वो उसके प्रोटेक्शन के लिए उसके पास उस ज़माने में तो कोई ऐसे हथियार भी नहीं थे। तो उसके अंदर एक सेफ्टी सिक्योरिटी की काफ़ी भावना थी। तो उस समय ये मणिपुर चक्र बहुत एक्टिव था। पर जैसे जैसे वो सिविलाइज हो गया, वो धीरे धीरे करके उसने मकान बनाना चालू किया, वो एक साथ में एक जुट में रहने लगा, एक सोसाइटी बनने लगी, फिर उसने वेपन्स, हथियार सब बनाने शुरू किया। तो फिर अभी इसके अंदर वो ये मणिपुर की इतने इंस्टिंक्टिव इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने लगी, क्योंकि अभी वो सेफ़ है और सेफली जी रहा है। अभी यहाँ इंस्टिंक्टिव सेंटर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और इस तरह ये मणिपुर धीरे धीरे करके इसका लेस इंस्टिंक्टिव बनता गया।
द सेकंड ट्रेट ऑफ दिस सेंटर इज ईगोइज्म। अब जो ये जो दूसरा जो उसका ये है, उसका लक्षण जो है वो क्या है? ईगोइज्म है, अहंकार व्यक्ति के अंदर। तो मणिपुर चक्र जब ज़्यादा एक्टिव होता है तो व्यक्ति के अंदर अहंकार की मात्रा भी बहुत बढ़ जाती है और वो हर चीज़ में मैं हूँ, मेरा, ऐसा करने लगता है। तो ये इसका कारण भी ये मणिपुर चक्र है। तो ईगो को अगर कंट्रोल करना है तो मणिपुर चक्र को भी कंट्रोल करना पड़ता है। You will note that in the animals there is a leader who leads the herd, and if some other animal were to challenge, then these two fight out a battle to finish where one of them is dead or runs away defeated। अब ये प्राणी जगत में तो हम ये सब देखते हैं कि हर जो झुंड होता है उसका एक मुखिया होता है और वो उस झुंड को लीड करता रहता है। अब जब कोई दूसरा कोई घुसपैठिया उस झुंड के अंदर आता है और वो झुंड को कब्जा करने का प्रयत्न करता है तो जो लीडर है उसके साथ उसकी फाइट होती है और फिर जो जीतता है वो वहाँ टिका रहता है, बाकी दूसरे को भाग जाना पड़ता है। और ख़ास करके जो इनमें मीटिंग का टाइम होता है प्राणियों के अंदर, उस दौरान भी ये चीज़ बनती है कि मीटिंग का हक के लिए दूसरे भी जो बड़े प्राणी होते हैं वो आ जाते हैं और वो फाइट करते हैं। पर इसमें भी यही है कि जो जीतता है वो फिर वहाँ रहता है। और कई बार इस तरह की लड़ाई में किसी एक की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये सब हम जब आप देखते हैं एनिमल प्लैनेट्स या नेशनल ज्योग्राफी, इसके अंदर ये सारी चीज़ें बहुत सारा जानने को मिलता है और बहुत इंटरेस्टिंग होता है, हमें देखना चाहिए। दिस सेम ट्रेट वॉज इन प्रिमिटिव ह्यूमन ऑल्सो। तो इस तरह का लक्षण हमारे अंदर प्राचीन काल में हमारे अंदर भी रहता था। दिस देन डेवलप इनटू प्राइड एंड वैनिटी। अब क्या हुआ कि ये जो ईगोइज्म था वो धीरे धीरे करके फिर ईगोइज्म से प्राइड और वैनिटी में वो डेवलप हो गया। तो अहंकार के बदले में फिर प्राइड, मतलब कि एक अभिमान और मिथ्याभिमान, प्राइड और वैनिटी, ये दो चीज़ हमारे अंदर फिर जन्म लेने लगी। क्योंकि वो मणिपुर का जो ओरिजिनल इंस्टिंक्ट का काम था वो रहा नहीं, तो अभी ये इसने उसके अंदर प्राइड और वैनिटी आ गई। तो दिस देन डेवलप इनटू प्राइड एंड वैनिटी एंड एनीवन हर्टिंग वंस प्राइड हैड टू पे द प्राइस। तो अगर ये अब हमारे अंदर प्राइड और वैनिटी इतनी बढ़ गई है कि अगर उसको कोई उसको हर्ट करता है, उसको प्रति कोई, मतलब हमारे प्राइड के प्रति कोई अगर ऐसा कोई बर्ताव करता है तो उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि भाई अभी ऐसा है कि किसी को हम ये नहीं कर सकते, हर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही हर्ट करेंगे तो दूसरे व्यक्ति का रिएक्शन आ जाएगा। तो उसका कारण क्या है कि ये प्राइड हमारे अंदर पड़ा है, इसकी वजह से हम रिएक्ट करते रहते हैं। दिस टेंडेंसी इवन विच मैन वॉज सिविलाइज वॉज ऑफन डिसाइडेड इन ड्यूअल बाय स्वॉर्ड और गन्स। अब सिविलाइज व्यक्ति हो गया, फिर भी ये जो उसके अंदर जो चीज़ थी, ये टेंडेंसी जो उसके अंदर थी प्राइड वगैरह की, वो उसका परिणाम तो ये आता था कि वो तलवार के से या फिर बंदूक निकाल के उसका जो इसका जवाब दे देते थे। मतलब युद्ध हो जाता था, कुछ भी हो जाता था। और ये आज भी है, ऐसा नहीं आज चाहे कितना भी व्यक्ति सिविलाइज हो गया है, पर हम देखते हैं कि भाई जब व्यक्ति की प्राइड को या व्यक्ति के अंदर का जो उसका अभिमान है उसको हम जब चोट पहुंचाते हैं तो क्या होता है कि व्यक्ति उसको तुरंत रिवेंज लेने के लिए निकल आता है
और इससे वो कुछ भी कर सकता है। और वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर तो अभी जो हम देखते हैं गन कल्चर आ गया है, वो गन कल्चर भी यही है कि चाहे हम जितने भी सिविलाइज हो गए, पर वो अंदर जो वृत्ति हमारे अंदर वो पड़ी है, वो टेंडेंसी पड़ी है, उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। दिस कंबाइंड सेंटर्स दे आर इन द एस्ट्रल बॉडी एज मैन बिकम more and more civilized are to be totally inhibiting. Unless this is done, the animal instinct and egoism will prevail, and the energy that an animal needs to fight, to flee away, is generated, and the same happens in the human beings. And so the energy that is always produced in abundance, irrespective of age, that is from childhood to very old age, is to be used constructively. तो ये दो चक्र जो है, कंबाइंड चक्र है, वो पहली बात तो ये है कि हमारे एस्ट्रल बॉडी के अंदर आए हुए हैं, और जब तक हम इसको नियमन में नहीं लाते हैं, हम चाहे कितने भी सिविलाइज हो जाए पर इसको नियमन में नहीं लाते हैं, तब तक ये हमारे अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट और इगोइज़म है वो फैलता रहेगा। तो इसको अगर ईगो को, हमारे अहंकार को, या फिर हमारे अंदर का जो एनिमल इंस्टिंक्ट है, प्राकृतिक जो ये इंस्टिंक्ट है, इसको कंट्रोल करने के लिए एक ही उपाय है कि हमें इसको इनहिबिट करना पड़ेगा, उसको नियमन में रखना पड़ेगा। नहीं तो फिर ये ईगो वगैरह फैलता जाएगा। और जिस तरह प्राणियों के अंदर ये ऊर्जा फिर लड़ाई के लिए या फिर भागने के लिए उपयोग होती थी, इसी तरह हमारे अंदर भी इस तरह की ऊर्जा का उपयोग होता रहेगा। तो ये ऊर्जा जो एकदम विपुल मात्रा में बन रही है, और वो बच्चों से लेके बूढ़े व्यक्ति तक बन रही है, उसका कंस्ट्रक्टिव उपयोग होना चाहिए। उसके द्वारा हमारे अंदर सृजनात्मक चीज़ें बननी चाहिए। We have also noted that this energy is produced more, rather the important hours to produce in the system are 12 noon to 3 p.m. and 4 p.m. to 7 p.m. and at night from midnight to 3 a.m. We did not prescribe blocking the right nostril at this time, as normally we are asleep between midnight and 3 a.m. तो ये जो एनर्जी है वो जो जनरेट होती है, उसका जो इम्पोर्टेंट आवर्स क्या है कि ये दोपहर को 12 से 3 और 4 के 7 के बीच में है, और रात को भी 12 से 3 के बीच में ये एनर्जी जनरेट होती है। इसीलिए उसको उस समय के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। पर रात को तो 12 से 3 हम जब सो जाते हैं, तो उस समय हम ये कॉटन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बाकी ये भी एक समय तो है इसके लिए। और ये जो है वो दिन में 12 से 3 और 4 के 7 के बीच में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और बॉडी इज़ अ मिरेकल, इट इज़ बेस्ड ऑन मैनी साइंटिफिक लॉज एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ द मेडिकल्स ऑफ देम। मेडिकल साइंस हैज़ डन मच in this field, but to say that medical science now understands the human body is a big joke with due respect. तो हमारा शरीर जो है एक चमत्कार जैसा है, और वो कुछ जो लॉज है, साइंटिफिक लॉज है, उसके ऊपर वो काम करता है। तो शरीर ऐसे काम नहीं करता है, उसके अंदर एक कुछ प्रकार के जो नियम है उसके मुताबिक ही काम करते हैं। और हमें पता भी नहीं है कि इस प्रकार के वो नियम क्या है, किस तरह वो ये शरीर काम कर रहा है। और साइंस भी इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानता नहीं है, हालांकि वो क्लेम करता है कि अभी वो शरीर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पर वो काफ़ी चीज़ नहीं जानता है। और अगर मैं ऐसा कहे कि भाई साइंस ने सब कुछ
ये बॉडी के बारे में समझ लिया है तो वो एक प्रकार का जोक ही होगा। कहने का मतलब ये है कि साइंस को अभी बहुत कम पता है, हालांकि उसने इतनी रिसर्च किया है, इतने सारे उपकरणों डेवलप किए हैं, स्कैनिंग, एक्सरे, अलग अलग प्रकार के एमआरआई वगैरह बहुत सारी चीज़ें से वो अंदर भी, शरीर के अंदर भी देख सकता है, छोटी छोटी चीज़ों भी देख सकता है। फिर भी जो ये बॉडी किस तरह फंक्शन करता है अंदर का, वो साइंस को भी बहुत कुछ पता नहीं है। और ब्रेन का तो खास नहीं है, क्योंकि ब्रेन एकदम कॉम्प्लेक्स चीज़ है और साइंस को की बहुत कम ब्रेन की प्रवृत्ति के बारे में पता है। इट इज़ नॉट टू belittle the medical science that this is said, it is to show how intricate, how complicated is the human being, that medical science with all its progress in our days has not yet begun to know the human body। अब ये उन्होंने कहा तो वो कई साइंस को नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रहे हैं, पर वो तो कहते हैं कि अभी तो साइंस ने कुछ शरीर के बारे में जानना तो अभी मान शुरू किया है, वो भी कुछ खास जानता ही नहीं है, अभी तो शुरुआत ही है उसके शरीर के बारे में जानने की। तो इतनी गहरी चीज़ हमारा शरीर है और मन तो उससे भी गहरी चीज़ है। तो परमात्मा ने ये सब साधन हमें दिए, बहुत अद्भुत साधन है और इसकी गहराई तो जो कोई पहुँची हुई व्यक्ति है वही समझ सकती है। Much thoughts was given by the ancient thinkers, and scientific yoga evolved a system of not only knowing the body but also evolved method as to how consciously we could help to bring about a full evolution of the human body। तो हमारे जो प्राचीन काल के जो ऋषि मनीषी थे, इन लोगों ने ये साइंटिफिक योग को जाना था, उसको इवॉल्व किया था, उसके बारे में उन लोगों ने, और कुछ मेथड भी उन लोगों ने ये डेवलप की थी कि भाई किस तरह हम इस बॉडी को बॉडी का इवोल्यूशन भी कर सकते हैं, और उसकी मेथड जो बताई थी उसका कॉन्शियसली उपयोग करके इस तरह का रिज़ल्ट हम पा सकते हैं। और इसी चीज़ को तावरिया जी जो है वो कहते हैं कि भाई ये जो ह्यूमन बॉडी है हमारा, वो योग के द्वारा हमें इसको कंप्लीट करना है, और उसको बायोलॉजिकल कंप्लीट शब्द यूज़ करते हैं कि भाई बायोलॉजिकल कंप्लीट बॉडी होना चाहिए। तो ये बायोलॉजिकल कंप्लीट वही है कि जो एक इवॉल्व बॉडी हो गया है और जिसका साइंटिफिक योग का उपयोग करके इसको इस तरह का बायोलॉजिकली कंप्लीट बॉडी बनाया है। We may pride ourselves and our achievements of the space age, but we are yet not a civilized people. We as whole of humanity, nor are we evolved fully। तो चाहे हम अभी कितना भी गर्व महसूस करें कि भाई हम तो स्पेस युग के इंसान हैं और हमने तो बहुत सारी तरक्की कर ली है, हम तो सिविलाइज व्यक्ति हैं, सिविलाइज, पर हकीकत ये है कि ये यहाँ कहते हैं कि हम अभी भी सिविलाइज पीपल नहीं हैं। एज ए ह्यूमैनिटी के रूप में हम सिविलाइज पीपल नहीं हैं, क्योंकि हम फुल्ली इवॉल्व नहीं हुए हैं। जब फुल्ली इवोल्यूशन हो जाएगा तब हम सिविलाइज पीपल कहलाएंगे। एट प्रेजेंट द ह्यूमन बीइंग इज़ इन हाफ वे ऑन द लेडर ऑफ इवोल्यूशन। तो हम जानते हैं कि तावरिया जी ने जो एक इवोल्यूशन का, प्राकृतिक इवोल्यूशन का जो लेडर बताया है, या फिर उसका ये भूभुव स्व के अंदर इवोल्यूशन किस तरह होता है ये बताया है। और हमारा जो अभी की ह्यूमैनिटी है वो 4th सबस्टेज के अंदर है। तो 7th सबस्टेज है, उसके अंदर 4th सबस्टेज के अंदर अभी ये आया हुआ, ये इवोल्यूशन हुआ है, मतलब कि आधे रास्ते के ऊपर हुआ है। और इतना होने के लिए भी प्रकृति ने लाखों साल लगा दिए हैं।
He can wait a few more million years, and by the natural force of evolution, humanity will grow fully evolved as we have evolved to this stage in the last 4 to 5 million years by the natural process of evolution. अब देखो यहाँ तक हम आए तो कितना समय लिया हमने, 40 से 50 लाख साल ले लिए ये और अगर हम व्यक्तिगत रूप से प्रयत्न नहीं करते हैं तो 7 स्टेज तक जाने में और 40-50 लाख साल लग सकते हैं। तो इतने समय तक हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो जीवन के अंदर जो हमारा है वो बहुत दूर की चीज़ हमारे लिए बन जाएगी। इसीलिए ये जो योग जो है, योग का मतलब ही यही है या योग की ज़रूरत यही है कि व्यक्तिगत स्तर के ऊपर प्रयत्न करके हम व्यक्तिगत स्तर पर इवोल्यूशन कर लें। बाकी प्रकृति के भरोसे रहेंगे तो लाखों साल तक हमें इसी तरह धीरे करके ऊपर जाना पड़ेगा। Scientific yoga are practices that hasten this evolution। अब ये साइंटिफिक योगा प्रैक्टिस करते हैं, उसका कारण क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है कि वो जल्दी हमें ऊपर की ओर ले जाते हैं। एंड इफ़ ए पर्सन बाय diligently working and practicing brings about this inner evolution, that person ceases to be a normal human being and becomes a different species of humanity, not to be found on our earth, and if found, perhaps to fulfill some karmic ancient debt। तो कहते हैं कि ये इस तरह अगर जिसने साइंटिफिक योगा का अभ्यास कर लिया और अपने आप को का इनर इवोल्यूशन इतना कर लिया, तो ऐसी व्यक्ति को ढूंढनी मुश्किल है पृथ्वी के ऊपर। शायद ही ऐसी व्यक्ति मिल पाए। अगर और कोई ऐसी व्यक्ति है भी पृथ्वी के ऊपर तो उसके कुछ कार्मिक जो उसके कर्म का जो बाकी रहा होगा, पूर्व का कर्म का उसका कुछ बाकी रहा होगा, रिडम्पशन, इसके लिए ये व्यक्ति यहाँ है। बाकी क्यों तो इसका इतना ऊंचा इवोल्यूशन हो चुका है कि इस पृथ्वी के ऊपर उसके जन्म की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है, ये हमें समझनी चाहिए कि भाई इवोल्यूशन होता है। और हमारे जो साथ में आजू बाजू में कई संत होते हैं और बहुत उच्च प्रकार के जो संत हैं, वो उनके कुछ कार्मिक जो डेप्थ है इसके कारण ही ये हो सकते हैं। So the first step to stop generation of this energy of sensitiveness is to block the right nostril, which will prevent generation of this energy during these hours. For if the right nostril will not flow, the left side of midbrain will be rested, and there are centers in the left side of midbrain that direct the generation of this energy। तो ये राइट नोस्ट्रियल का ये जो एक समय दिया गया है उसके अंदर ही हमें उसको ब्लॉक करना है राइट नोस्ट्रियल, ताकि हम उसकी जो जनरेशन है उसकी जो ऊर्जा जो बनती रहती है उसको हम स्टॉप कर सकें। और उसके द्वारा जो दूसरा एक कारण भी है कि भाई राइट नोस्ट्रियल जब हम बंद करते हैं तो लेफ्ट मिड ब्रेन जो है वो लेफ्ट मिड ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जिसको जगाना ज़रूरी है, क्योंकि वो जब सेंटर्स जागरूक होते हैं तो एक दूसरे प्रकार की एनर्जी का जनरेशन हो सकता है। वो ब्रेन उसको हुक्म करेगा कि भाई अभी इस तरह की एनर्जी को जनरेट करो। तो इसीलिए भी ये राइट नोस्ट्रियल को बंद करना ज़रूरी है, ताकि लेफ्ट नोस्ट्रियल जब चले तो उसके द्वारा लेफ्ट मिड ब्रेन के अंदर जो सेंटर्स है वो एक्टिवेट हो, वो ज़रूरी है। इफ़ फॉर 3 to 6 months carefully this blocking is carried out, a sort of inhibition is brought about in the left midbrain and a directive is issued by the midbrain to stop production of this energy।
तो कहते हैं कि अगर 3 से 6 महीने के लिए ये राइट नोस्ट्रियल को ब्लॉक कर दिया तो उसके द्वारा क्या होगा कि लेफ्ट मिड ब्रेन की जो अंदर जो वो एक्टिवेट होते हैं वो उसके द्वारा वो एक हुक्म, ये एक डायरेक्टिव वो इश्यू करेंगे कि भाई इसका जो इस एक प्रकार की जो एनर्जी बन रही है, सेंसिटिवनेस की एनर्जी, उसको बंद किया जाए। तो ये एक 3 से 6 महीने का पीरियड बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिसको करने से हम ये मिड ब्रेन के अंदर मिड ब्रेन द्वारा इस एनर्जी को बंद करने का हम प्रबंध कर सकते हैं। We have noted that what we term solar plexus is a combination of two centers, Kundali and Manipur. Please do not mix up this Kundali center with Kundalini. It has no direct relation. तो यहाँ कहते क्या है, सोलर प्लेक्सस की जो बात है, सोलर प्लेक्सस के अंदर कुंडली और मणिपुर, ये दोनों चक्र जो है वो कंबाइंड चक्र की बात इसमें आती है। सोलर प्लेक्सस मतलब 2 कंबाइंड चक्र, पर कुंडली शब्द है और दूसरा कुंडलिनी शब्द भी है, तो इसके अंदर ये घोटाला नहीं होना चाहिए। कुंडलिनी अलग चीज़ है और कुंडली अलग चीज़ है।